नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम शुरुआत कर रहे हैं जीवन के सबसे बड़े रहस्य से। हमारा मकसद जीवन की आणविक संरचनाओं यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के रहस्यों को बहुत ही आसान भाषा में उजागर करना है। ये एक बहुत ही रोमांचक सफ़र है, एक बहुत बड़े जैविक स्तर से लेकर उन छोटे छोटे रासायनिक निर्माण खंडों तक जिन पर हर जीवित प्राणी टिका हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि प्रकृति का ये सबसे जटिल ब्लूप्रिंट आखिर काम कैसे करता है। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं। सेंट्रल डॉग्मा से लेकर डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स, उनका जुड़ना, वॉटसन क्रिक मॉडल, डीएनए का टूटना और जुड़ना, और आखिर में हम देखेंगे कि पॉलीमरेज इसमें क्या भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेंट्रल डॉग्मा से, यानी द बिग पिक्चर। यहाँ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है। जानकारी डीएनए से एमआरएनए तक जिस प्रोसेस से जाती है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। और यहाँ एक और कमाल की चीज़ है, जरा इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाले लूप को देखिए। कुछ वायरसेस में आरएनए वापस डीएनए में बदल सकता है ना अद्भुत? ये पूरी जीव विज्ञान का सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी नियम है। अब इस बड़ी पिक्चर से थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं डीएनए के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स को, जिनसे ये डबल हेलिक्स बनता है। तो पूरी कहानी शुरू होती है एक बेसिक यूनिट से जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। असल में ये न्यूक्लिक एसिड्स का कोर मोनोमर है। इसे एक ईंट की तरह समझिए, और जब ऐसी बहुत सारी ईंटें आपस में जुड़ती हैं तब जाकर डीएनए और आरएनए के विशाल स्ट्रैंड्स तैयार होते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड के 3 बहुत जरूरी हिस्से होते हैं, एक शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजनस बेस। इस डायग्राम में आप इन तीनों हिस्सों को बहुत क्लियर देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में वो पीला वाला फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक बीच में शुगर है और ऊपर की तरफ नाइट्रोजनस बेस बैठा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प डिटेल है, आरएनए और डीएनए में सबसे बड़ा फर्क इसी शुगर में छिपा होता है। आरएनए में राइबोज शुगर होती है जिसके 2 प्राइम कार्बन पर एक OH ग्रुप होता है, लेकिन डीएनए की डीऑक्सी राइबोज शुगर में, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन गायब होती है और वहां सिर्फ H होता है। ये छोटा सा केमिकल डिफरेंस इनके काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क ला देता है। अब देखिए, ये शुगर और फॉस्फेट आपस में मिलकर डीएनए की एक बहुत ही मजबूत बाहरी बैकबोन या कह लीजिए रीढ़ की हड्डी बनाते हैं, और जो नाइट्रोजनस बेस हैं जिन्हें प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स में बांटा गया है, वो इस बैकबोन के अंदरूनी हिस्से में पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। बाहरी हिस्सा स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है और अंदर बैठे बेस हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सेफ रखते हैं। लेकिन ये अकेले ब्लॉक्स आपस में जुड़ते कैसे हैं? आइए इसके पीछे की केमिस्ट्री को समझते हैं। सोचिए, ये छोटे छोटे अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर आखिर इतनी लंबी और स्टेबल डीएनए चेन कैसे बना लेते हैं? ये बायोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। चलिए इस केमिकल मैकेनिज्म को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इन ब्लॉक्स का आपस में जुड़ना, जिसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं, मुख्य रूप से 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में पहले से मौजूद न्यूक्लियोटाइड की शुगर का 3 प्राइम OH ग्रुप एक नए आने वाले न्यूक्लियोटाइड के अल्फा फॉस्फेट पर एक जबरदस्त केमिकल हमला करता है। इसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहते हैं। दूसरे स्टेप में 2 फॉस्फेट का एक जोड़ा, जिसे पायरोफॉस्फेट या PPI कहा जाता है, वो वहां से बाहर निकल जाता है। इसके निकलते ही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पक्का हो जाता है। जरा इस पहले स्टेप पर गौर कीजिए। देखिए कैसे पहले न्यूक्लियोटाइड की शुगर के निचले हिस्से पर मौजूद 3 प्राइम OH ग्रुप सीधे नए न्यूक्लियोटाइड के पहले फॉस्फेट यानी अल्फा फॉस्फेट पर अटैक कर रहा है। ये सटीक हमला ही इस पूरी चेन को एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। और बस यहीं पर केमिस्ट्री अपना असली जादू दिखाती है। जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ना, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये बचे हुए 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के टूटने और बाहर निकलने से आती है। इसी बाहर निकलने वाले हिस्से को पायरोफॉस्फेट PPI कहते हैं। जैसे ही ये बाहर निकलता है, एक बेहद मजबूत फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनकर तैयार हो जाता है और वो नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा के लिए डीएनए चेन का हिस्सा बन जाता है। तो चेन बन गई, पर आगे क्या? आइए चलते हैं मशहूर वॉटसन क्रिक मॉडल की तरफ और समझते हैं इस डीएनए रूपी सीढ़ी के डंडों को।
इन डंडों को समझने के लिए हमें सबसे पहले बेसों के बीच के नियमों को समझना होगा। देखिए, बेस दो तरह के होते हैं। एक है बड़े आकार वाले प्यूरीन, जिनमें एडेनिन ए और ग्वानिन जी आते हैं। दूसरे हैं छोटे आकार वाले पायरिमिडीन, जिनमें साइटोसिन सी और थाइमीन टी आते हैं। इनका ये जो साइज का डिफरेंस है ना, यही तय करता है कि वे आपस में जोड़ी कैसे बनाएंगे। इनकी पेयरिंग के रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक बड़ा प्योरीन हमेशा एक छोटे पायरिमिडीन के साथ ही जुड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एडेनिन ए हमेशा थाइमीन टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वहीं ग्वानिन जी साइटोसिन सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो कि और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। ये फिक्स पैटर्न ही डीएनए के डबल हेलिक्स को एकदम सिमेट्रिकल और स्टेबल बनाता है। पर यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी डिटेल है जिसे हम अक्सर मिस कर देते हैं। हम सब हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में तो बात करते हैं, पर असल में डीएनए के डबल हेलिक्स को जो इतनी ज़बरदस्त स्टेबिलिटी मिलती है, वो 2 और फोर्सेस की वजह से होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन और बेस स्टैकिंग। असल में जो बेस पानी से दूर भागते हैं, वो हेलिक्स के अंदर की तरफ छिप जाते हैं और सिक्कों की तरह एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं। यही स्टैकिंग डीएनए को वो कमाल की मजबूती देती है। अब हम बात करेंगे डीएनए के टूटने और जुड़ने की, खासकर निक्स और उनकी रिपेयर की। बायोलॉजी में डीएनए कई तरीके से टूट सकता है, पर एक साधारण निक क्या होता है, इसे हम 4 बातों से पहचान सकते हैं। पहला, यह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में होता है। दूसरा, इसमें से कोई भी न्यूक्लियोटाइड या बेस गायब नहीं होता, बस उनका कनेक्शन छूट जाता है। तीसरा, यहाँ सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटता है। और चौथा, यह ब्रेक सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड पर होता है, यानी डबल स्ट्रैंड ब्रेक जैसा खतरनाक डैमेज यहाँ नहीं होता। जरा इस गुलाबी घेरे पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिर्फ एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटा है और बस इसी को हम निक कहते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो एंजाइम की, जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, ये लाइगेज पता है क्या करता है? ये इस टूटे हुए बॉन्ड को ढूंढ निकालता है और बिल्कुल सीमलेस तरीके से वापस सील कर देता है। पता भी नहीं चलता कि वहां कभी कोई क्रैक था और डीएनए की बैकबोन फिर से एकदम सॉलिड हो जाती है। आइए अब इस कहानी के सबसे बड़े हीरो से मिलते हैं, हमारे मास्टर बिल्डर पॉलीमरेज से। इन पॉलीमरेज एंजाइमों का क्लासिफिकेशन बहुत दिलचस्प है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये नई जेनेटिक चेन बनाने के लिए आखिर कौन सा टेम्पलेट पढ़ रहे हैं। अगर ये डीएनए को पढ़कर नया डीएनए बना रहे हैं तो इन्हें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे, और अगर ये आरएनए पढ़कर डीएनए बना रहे हैं, जैसा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में होता है, तो इन्हें आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। ये छोटा सा डिवीजन जीवन की इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को समझने की एक चाबी है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये मास्टर बिल्डर्स अपनी मर्जी से काम करते? बिल्कुल नहीं। इनके काम करने की 3 बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस है। पहली, इन्हें पढ़ने के लिए एक टेम्पलेट चाहिए ताकि ये सही बेस जोड़ सकें। दूसरी, शुरुआत करने के लिए इन्हें एक प्राइमर चाहिए। और तीसरी सबसे अहम शर्त, इन्हें वही फ्री 3' OH सिरा चाहिए जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। इन तीनों के बिना एक भी नया न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ सकता। इस सब के बाद एक बहुत ही गहरी बात ध्यान में आती है। हमने देखा कि एक मामूली निक को एंजाइम्स कितनी आसानी से फिक्स कर देते हैं, लेकिन सोचिए, जब रेप्लिकेशन के वक्त ये पॉलीमरेज एंजाइम लाखों करोड़ों बेसों को पढ़कर इतनी तेजी से कॉपी कर रहे होते हैं, उस स्पीड में अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो क्या होगा? अगर कोई गलत बेस जुड़ जाए, क्या नेचर की यही गलतियां आगे चलकर आनुवंशिकी में म्यूटेशन और हमारे एवोल्यूशन का आधार बनती है? एक बार इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ इस रोचक सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।